जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं। और ये इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है ये आपकी बीपीएससी घटना चक्र, जो आपका बीपीएससी की तरफ से घटना चक्र बुक है, घटना चक्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और खासकर आपके जो है टीआरई एग्जाम, जो आपका टीचर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि बीपीएससी अपने पुराने जितने भी प्री के क्वेश्चन हैं और बीपीएससी सीडीपी हो गए, जितने भी अलग क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सभी के क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने ही एग्जाम्स में जितने नए एग्जाम्स होते हैं प्री के अलावा उनमें बार बार रिपीट होते रहते हैं उनके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को जरूर देखिएगा। आज की क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। अब क्या रीजन था कि 26 जनवरी के दिन ही जो है संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका रीजन क्या था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताना है आपको कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखेंगे ये इसी दिन जो है कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी दिन जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला प्रश्न से देख सकते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और वो आजादी के पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियां, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियां, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूचियां या 381 अनुच्छेद 23 भाग और 8 सूचियां। याद रखेंगे भारतीय संविधान में जो शामिल है वो है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियां। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में लगभग 495 अनुच्छेद 495 से अधिक अनुच्छेद हैं और परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात काकंदा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। तो संविधान के मूल भाग में बात करेंगे तो टोटल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और देखा जाए यहाँ पे 8 अनुसूचियां भी है। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे कि निकाले भी गए हैं, जैसे नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और इनकी संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स अर्थात 300 अनुच्छेद और 350 आर्टिकल अर्थात 350 अनुच्छेद। बताना है कितने हैं? 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 आर्टिकल्स। याद रखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हो चुके हैं संविधान संशोधन के द्वारा। से ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगर देखा जाए मूल संविधान में तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे बताना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में आपके हैं जो है 97 विषय। याद रखेंगे संघ सूची में 97 विषय है। राज्य सूची की बात करेंगे 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है, ये आप याद रखेंगे। A1 का A, फिर 2 का C, B का 3, B का 3A, B ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं और समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियां और वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। याद रखेंगे समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों पर विचार करें।
समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। याद रखेंगे आप सभी को 2 से 3 बार संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़ना है। प्रस्तावना से क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आपसे संविधान से क्वेश्चन आएगा तो प्रस्तावना से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है आपके हर एक सवाल में, हर एक एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग जो है सभी लोग प्रस्तावना को जरूर 1 से 2 बार पढ़ के जाइएगा। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, क्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले आपका आता है सार्वभौमिक। आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सार्वभौमिक, समाजवादी, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, फिर है आपका सार्वभौमिक, समाजवादी, यह किसी की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, CADB। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के संशोधन के तहत जोड़ा गया है। याद रखेंगे 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां या 74वां संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में ये जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था, ये आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 को। और 42वें संविधान संशोधन जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन को दी जाती है, तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 आधे राज्यों को अनुसमर्थन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए एक नया राज्य बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। कैसे बहुमत? साधारण बहुमत की जरूरत होती है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है अपनाई नहीं जाती है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान का अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। अगला प्रश्न है 8वां नंबर क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। याद रखें 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और मतलब एक तरह से देखा जाए तो 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एकदम सही है, ठीक है। फिर कानून के समक्ष समानता, ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है, तो ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये जो है आर्टिकल 21 का है और ये भी जो है दोनों को प्राप्त है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 1 और 3 इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 और 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इन्हीं को बोल सकते हैं 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 9 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21 या संविधान का अनुच्छेद 25। याद रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राष्ट्रीय झंडे को फहराना और नागरिक का मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10।
भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010? याद रखेंगे 1 अप्रैल 2010 को जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इसकी व्यवस्था करेगा। और इस अनुक्रम में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये बताना है। तो निम्न में से कौन सा जो एक मानव अधिकार है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? सूचना का अधिकार ये तो है, काम का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार है और मकान का अधिकार ये भी नहीं है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में नहीं थे, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, इसमें शामिल है। फिर आपका समान नागरिक संहिता ये भी शामिल है। फिर छोटे परिवार का मानदंड ऐसा शामिल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी जरूरी नहीं है, इसमें भाग 4 में शामिल नहीं है। मतलब 1 और 2 भी इसमें शामिल हैं। बी ऑप्शन से करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 32वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 15वां संशोधन अधिनियम, 46वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रारंभ में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लास्ट में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में 13 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह कथन दिया हुआ है अनुच्छेद 53(1) में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। तो यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब कार्यभार संभाल सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 65 में दिया हुआ अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ये जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के द्वारा जो है ये पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कब क्रम क्या था? मतलब भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी का? ये जो है इनका 10वां, 11वां, 12वां या 13वां, तो याद रखिएगा 12वां क्रम था। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के रूप में 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने
व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था और 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। याद रखेंगे, एक कोई भी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और अगर उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमत दे देता है तो वह जो है एक अधिनियम, एक कानून बन जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है और एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर या सहमति दे देता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो याद रखेंगे, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करेंगे तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वां क्रम था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां था और 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, नेशनल प्रोटेक्शन कमेटी, इसका जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, फिर आपका नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग, चुनाव आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा, आपका जो एजीआई होता है, एजीआई, ये संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और ये अटॉर्नी जनरल, इसी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो है भारत की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है बिना संसद के सदस्य रहे बिना। ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन में था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी से भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता, अर्थात वोट नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) में दिया हुआ है कि अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का भी अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? याद रखेंगे, एक महान्यायवादी जो है गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि तक अनुपस्थित रहता है? 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे, वह जब लगातार 60 दिन या 2 माह तक, 60 दिन या लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसका जो पद है वो रिक्त घोषित किया जाता है। अगर वो कोई कारण नहीं बताता है, कोई भी वहां पे सदन में अपने असमर्थ यानी कि अनुपस्थित होने के संबंध में कोई भी अगर कारण नहीं बताया तो 60 दिन के बाद उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में के तहत संसद अथवा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल, देखिए दोनों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। संसद की बात करेंगे मतलब केंद्र में, अगर केंद्र में संसद की बात करेंगे तो वो जो है 101(4) के तहत संसद और अनुच्छेद 190(4) के तहत विधानमंडल, जो राज्य के विधानमंडल है उसमें किसी भी सदस्य की सदस्यता
तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसे सभी अधिवेशनों में जो है अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित जो है समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बताना है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 275 सदस्य, जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये गलत है। 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये राइट एकदम सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 252 भी नहीं है, 250 है। याद रखेंगे 250 सदस्य जो जिसमें 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 80(1) में दिया हुआ है, 80(1) के खा में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में के जो है 238 से अधिक अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अगला प्रश्न है 24। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय नहीं है। याद रखेंगे राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये एक समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों नहीं समाप्त होता? क्योंकि हर मतलब राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? यह एक स्थायी सदन है और ये कभी भी नहीं टूट सकता। ठीक है, इसके सदस्य जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके जो है पदच्युत हो जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। 25 नंबर प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का। तो याद रखेंगे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये उसका सदस्य नहीं होता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी बताया आपको उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। यह आपका राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा लौटा सकते हैं। ये तो कोई इसका अधिकार ही नहीं है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये कथन भी जो है सही है। फिर धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक की जो शुरुआत है ये लोकसभा में होती है और इसमें जो है राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इसे वापस भी नहीं कर सकता। तो यही इसका राइट हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ये जो है मतलब 100% ये तो श्योर है कि राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, विचार विमर्श कर सकता है और बहुत हुआ तो इसमें सलाह दे सकता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः जो ये पूरा है ये पुनः यहाँ पे होना चाहिए, पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। अगला क्वेश्चन है 28। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा एवं राज्यसभा में दोनों, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेंगे जो लोकसभा जो धन विधेयक होता है ये ओनली
लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, लेखा अनुदान कब बना? कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो याद रखेंगे जो आपका लेखा अनुदान बनाते हैं, ये बजट पारित अगर लंबित हो जाता है तो उसकी निधि को आवंटन करने के लिए लेखा अनुदान को बनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित उससे कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। और अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है और इसे अनुदान, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। याद रखेंगे लोक लेखा जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। और लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। कई बार आपसे पूछता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें 15 सदस्य, मतलब सबसे ज्यादा सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और इस 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से 68 तक है। लोक लेखा समिति की जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 31 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, जिसका प्रश्न आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक है, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करिएगा विद्यालय एजुकेशन। आप टेलीग्राम में विद्यालय एजुकेशन सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आई है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।